ईएमआई की थ्योरी हम वन शॉट में कवर कर चुके हैं और ये पूरा थ्योरी ईएमआई एंड एसी का हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, जिसमें ईएमआई एंड एसी का सारा क्वेश्चंस होगा ये। ओके, ये इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं और बहुत सारे जैसे चैप्टर्स हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स का पूरा वन शॉट और अलग अलग पार्ट वाइज भी हमारे पास अवेलेबल, हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप वहाँ पे देख के जाके और डिटेल में भी देख सकते हैं और आपके पास कम समय है तो वन शॉट में भी देख सकते हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा थ्योरी एंड क्वेश्चंस हमने कवर किया है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है जेईई मेंस के। ओके, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल्स पे ये सारी चीज़ें कवर कर पाए और उनको बेनिफिट हो। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक सेमी सर्कुलर लूप है और ये सेमी सर्कुलर लूप, ये जो लूप है यहाँ से ये सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप। इस तरफ कोई फील्ड नहीं है, इस तरफ फील्ड है और ये क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, पूरे लूप का रेजिस्टेंस ये दे रखा है, पूरे लूप का रेजिस्टेंस। ओके, इनका रेडियस दे रखा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करेगा। अभी ऐसा देख रहे हैं आप, और एक टाइम के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद एक टाइम के बाद देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है इस तरह से, ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो और इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ये दे रखी है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, बी की वैल्यू, बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे। तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट इन द लूप। अब इस लूप में इंड्यूस करंट कितना आया वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि इसके अंदर में ये इंड्यूस ईएमएफ कितना है। अगर आपको फाइंड आउट करना है इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना जरूरी है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए इसको ध्यान से, तो ये जब इस तरफ आ रही है तो देखिए कि ये आप याद होगा मोशनल ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा था। मोशनल ईएमएफ में हमने पढ़ रखा था कि अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रॉड जा रहा है और ये v की वेलोसिटी जा रहा है और ये इस तरह से है कि फील्ड और लेंथ और वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा इस रॉड के क्रॉस, ई इंड्यूस ईएमएफ आएगा और बीएल भी इतना आएगा। अगर इनमें से कोई सा भी दो पैरेलल है तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। ओके, कोई सा भी दो कंपोनेंट पैरेलल है तो ये वैल्यू 0 होगी। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या सच में क्या यहाँ पे चीजें जो है परपेंडिकुलर है। तो ये जब रॉड इसमें एंटर करेगा, ये रॉड यानी कि ये जो लूप का ये पार्ट जब एंटर करेगा तो आप देखोगे कि ये इसकी वेलोसिटी कुछ रहेगी, मतलब कि ये रॉड बेसिकली कैसे होगा, रॉड की वेलोसिटी ऐसे होगी। ओके ना, रॉड की वेलोसिटी ऐसे होगी। लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसका यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एलिमेंट अगर लेता हूँ तो इसकी वेलोसिटी ऐसे रहेगी। ये वाला एलिमेंट रहे, इसकी वेलोसिटी ऐसी रहेगी। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये वाला पार्ट, छोटा वाला एलिमेंट, ये वाला जो यहाँ पे है, ये एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट और ये जो आर्क, मतलब जो ये इसका एलिमेंट और ये दोनों की वेलोसिटी देखेंगे तो v है और ये dl है। ओके, दोनों पैरेलल है, v और dl वेक्टर दोनों पैरेलल है। ओके, दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है
तो ये क्या आएगा, ये आपको वैल्यू आएगी जो ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, इस जगह पे जीरो होगी, यानी कि जो आर्क है, आर्क की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा वो जीरो होगा। समझ में बात क्यों? क्योंकि ये अब ये क्यों ऐसा जीरो क्यों बोला मैंने, तो आप हमारी थ्योरी इसके लिए जो 1 शॉट में मैंने थ्योरी कवर किया है वो देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो डी ई है, ई इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस जो होगा दैट इज इक्वल टू ये क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसकी वजह से अगर दो कोई से भी पैरेलल अगर है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है ना, एक क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ में आता है, आप थ्योरी में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कि यहाँ पे चलो ये जो आर्क है, आर्क की वजह से यानी कि जो लूप सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा पार्ट, तो बचा पार्ट ये वाला पार्ट बचा। अब इसके में भी अगर आप देखोगे तो इसमें स्पीड हर पार्ट की अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये रॉड है ना, मतलब ये यहाँ से जो ये एक्सिस है, एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो अलग अलग डिस्टेंस होगी, अलग अलग, मतलब इस पार्ट की वेलोसिटी इतनी है, इससे ज़्यादा होगी इसकी, इससे ज़्यादा होगी इसकी, ओके, और इससे ज़्यादा इसकी होगी। आए समझ में? तो ये सब इनके अलग अलग एलिमेंट्स की पार्ट मतलब स्पीड जो होगी अलग अलग होगी। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस पे, यहाँ से मतलब बोलता हूँ कि कुछ एक्स डिस्टेंस ले लीजिए, एक्स डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसकी वेलोसिटी मैं बोलता हूँ कि कितनी है, वो वेलोसिटी है ओमेगा एक्स या एक्स ओमेगा, इसकी वैल्यू है एक्स ओमेगा। ठीक है, एक्स ओमेगा उसकी वेलोसिटी है। अब हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो डी वी इक्वल टू ये जो छोटे सबसे छोटे इसकी वजह से, एलिमेंट की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा कितना, वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको अभी निकालता हूँ मैं डी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, तो यहाँ पे डी एल की जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। देखिए, आपको फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड आउट करना है डी ई। तो डी इक्वल टू बी एल वी, ओके, बी तो बी जो होगा वो तो कांस्टेंट है, और भी ये है, और बी वी एल या बी एल भी ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करता हूँ डी ई, ये तो छोटे से एलिमेंट, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी वजह से इतना इंड्यूस ईएमएफ हुआ, लेकिन इसी तरह से ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट है, जो सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, तो पूरे को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उससे हमें आएगा। तो इसके थोड़ा सा मैं वैल्यू पुट कर दूं तो b इंटू भी की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इंटू एक्स, ये ओमेगा इंटू एक्स की वैल्यू रहेगी, और ये ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एल। डी एल की यहाँ पे क्या होगा, ये डी एक्स, डी एल की जगह पे यहाँ पे मैं डी एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, डी एक्स ले रहा हूँ, तो डी ई इक्वल टू बी ओमेगा ओमेगा एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके और आर तक। देखिए इतना ही पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है, इतने पार्ट, ये वाला तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है वो मैग्नेटिक ये इंड्यूस ईएमएफ नहीं लाएगा। इंड्यूस ईएमएफ सिर्फ वही वाला पार्ट होगा लेगा जो कि इसके अंदर में है। और मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है। इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग है, इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग है, इस एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है। आप यहां से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 से लेके और आर तक जाएंगे, 0 से लेके आर तक जाएंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी, तो ये याद रख लेंगे और ये चीज यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। सही है, एक्सप्रेशन यही है बस आपको। ठीक है यार, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और चीज है, अगला पार्ट इसमें देखिए क्या दिया हुआ है इन्होंने कि शो द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन, ठीक है ना, शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे इसको लेके चलता हूँ मैं, क्या लिखा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शो द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द लूप इज
एंटरिंग इनटू द रीजन 2, एंटरिंग इनटू द रीजन 2, ये रीजन 1 है, रीजन 2 है। तो जब इसमें एंटर कर रहा होगा उस समय क्या होगा, जब लूप एंटर करेगा तो आप बताइए कि ये दो तरह से आप निकाल सकते हैं, दो तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं करंट का। यही तो पूछा ना, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बोला है, तो इसको दो तरह से आपको डायरेक्शन निकाल सकते हैं। पहला क्या है, पहला तो मोशनल ईएमएफ से निकाल सकते हैं। मोशनल ईएमएफ में आपको पता है कि रॉड जो है ना, यहाँ से यहाँ जो रॉड है, इस रॉड, ये रॉड क्या करेगा, इस रॉड, ये रॉड की वेलोसिटी ऐसे है और फील्ड अंदर की तरफ है और लेंथ ऐसे है, यानी कि तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर और लेंथ इसके परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। और इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन आप राइट हैंड से निकाल सकते हैं। राइट हैंड क्या, फील्ड लाइंस को, फील्ड लाइंस ये बहुत सारे फिंगर्स है, तो बहुत सारे फील्ड लाइंस के अंदर की तरफ डाल दीजिए, मतलब उसके डायरेक्शन में डाल दीजिए। उसके बाद ये थंब आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, थंब वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये वाला जो होगा, ये पाम क्या देगा, ये पाम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन देगा, यानी कि ये पाम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन देगा, ये पाम पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन देगा। समझिए बात, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि अब देखिए, अब जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, तो ये दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या है डायरेक्शन, मतलब ये आपको एक तरह से बैटरी कैसे लगेगी, इस तरह से लगेगी तो क्या होगा, जब इस तरह से लगेगी तो करंट इधर से इधर जाके और ऐसे आएगा। मतलब आप देख सकते हो कि करंट कैसे लगेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको देखना है, तो डायरेक्शन जो होगा करंट इस तरह से होगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका लेंज लॉ से आप कर सकते हो। लेंज लॉ से कैसे करेंगे भाई, तो लेंज लॉ से ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए, जब इसमें एंटर करेगा, जब ये एंटर करेगा इसके अंदर, तो इसमें से, इसमें जो पास होने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा एंड फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और दूसरी बात की फ्लक्स भाई अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इस बढ़ रहा है तो ई इंड्यूस जाएगा, ई इंड्यूस जब आएगा तो ई इंड्यूस का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये उस कॉज को अपोज करेगा जिससे ये पैदा हुआ है, ये जनरेट हुआ है। किससे पैदा हुआ, फ्लक्स से बढ़ने से। ये इस तरह से होगा कि फ्लक्स को अपोज करे, देखिए ये इसका, ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, इसका खुद का फ्लक्स इस तरह से होगा कि ये अपोजिट में हो जाए, मतलब कि इस जिससे जनरेट हो रहा है उसको अपोज करे। उसको अपोज करने के लिए खुद का फील्ड जो है ना वो बाहर जनरेट करेगा। भाई करंट जो इसमें फ्लो करेगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, बाहर की तरफ होगा, तभी ये इसको अपोज कर पाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे बाहर की तरफ, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये इस तरह से, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, यहाँ पे आए बात समझ में। तो ये डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप चाहे दोनों तरीके से निकाल लीजिए, चाहे लेंज लॉ से निकालिए, चाहे मोशनल ईएमएफ का जो डायरेक्शन निकालते हैं उससे, ठीक है ना, दोनों में से कोई सा भी तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, a resistance of 100 ohm and inductance of 0.5 Henry and capacitance of this one are connected in series through this one hertz supply. The impedance, अगर आप इसको डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से होगा। एक इंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपका आएगा एक इस तरह से रेजिस्टेंस आएगा एक, और एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। तो ये 100 हो गया, 100 ओम, ये 0.5 हेनरी, और ये हो गया 10 × 10⁻⁻6 फैरेड, ओके, ये हो गया। आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। द इम्पीडेंस इज, इसका 50 हर्ट्ज जो है ना, 50 हर्ट्ज इस तरह से रहेगा। अब ये जो यहाँ पे है वो सीरीज थ्रू 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। द इम्पीडेंस कितनी होगी, तो इम्पीडेंस जो होगी वो Z इक्वल टू, अब देखिए कि LCR सर्किट है, और इसका जो इम्पीडेंस हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो या तो आप फेजर डायग्राम यूज कर लो।
फेजर डायग्राम यूज कर लो, या फिर आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, जो हमारा जो वन शॉट का थ्योरी मैंने किया है, वो थ्योरी में हम लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। वन शॉट थ्योरी में इसका इम्पीडेंस कैसे निकालना है वो हम कर चुके हैं, वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फेजर डायग्राम बनाता हूं। फेजर डायग्राम में इधर की तरफ आर रहेगा और इधर की तरफ एक्सएल रहेगा और इधर की तरफ एक्सी रहेगा, ठीक है ना, एक्सी रहेगा, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इधर की तरफ मान के चलता हूँ कुछ देर के लिए, ये जो बड़ा है, ओके, तो एक्सएल माइनस एक्सी ये आएगा, इसका मॉड ले लेता हूं मैं। अब ये जो होगा वो इसका रिजल्टेंट आपको क्या चाहिए, द इम्पीडेंस चाहिए। इम्पीडेंस का मतलब कौन सा चाहिए, ये वाला, ये इम्पीडेंस हो जाएगा, दिस इज जेड, और ये जेड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, आपको ये चीज रहेगी, ठीक है। तो ये जो चीज आएगा यार यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आएगी। अब समझे, तो ये आपका इम्पीडेंस हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे आप, तो वैल्यू पुट कर इसको हटा दूं मैं, जिस जगह की रिक्वायरमेंट है, तो हमें इम्पीडेंस की रिक्वायरमेंट, हमें इम्पीडेंस चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको लेके आता हूँ मैं, ये ठीक है ना। जेड की वैल्यू जो आएगी वो जेड की वैल्यू, अब इससे वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या दे रखा है, थ्रू 50 हर्ट्ज, तो बेसिकली एफ दे रखा है, 50 हर्ट्ज एफ दे रखा है, आपको ओमेगा चाहिए 2 पाई एफ कितना होगा, 100 पाई, ठीक है, 100 पाई, समझ में आती। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, सी आंसर है इसका, बस इसके आगे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू पुट करिए, और ये जो होगा ना, ये इसका भाई जो भी होगा इसके स्क्वायर करोगे तो वो भाई पॉजिटिव ही आएगा, राइट। होपफुली ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्किट है। सर्किट देख के काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे आसान हो जाता है जब भी सर्किट के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देना पड़ रहा है आपको, और इनफैक्ट आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हैं, राइट। ये मतलब इसको आराम से आप देखेंगे। सर्किट देखने से थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान कैसे है देखिए। तो अगर आप देखोगे, इसको ध्यान दोगे, तो ये तीनों क्या है, तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो इसका सी इफेक्टिव क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो उसका सी इफेक्टिव कैसे निकालते हो, सी इफेक्टिव इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे निकाल लोगे। तो सी इफेक्टिव आपको पता चल गया। सी इफेक्टिव वैल्यू पहले पुट कितना दे रखा है भाई, दे रखा है इन्होंने, ये देखिए इतना ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, और यहाँ पे ये दे रखा है, और ये C2 दे रखा है, और ये C3 दे रखा है। तीनों का ऐड करेंगे आप, देखिए 4 और 4 ऑफ यहाँ पे कितना होगा, 4 6 10 माइक्रोफैरेड, दिस इज 10 माइक्रोफैरेड ये आएगा, ठीक है। द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो ये सी इफेक्टिव इतना आ गया, सी इफेक्टिव आ गया इतना। और ये देखिए दो, अब बात करेंगे थोड़ा सा, अगर मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट आपको इस तरह से बनेगा। देखिए इस सर्किट को यहाँ पे लेके आइए, ये सर्किट कैसा बनेगा, आपको ऐसे बनेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे क्या है, L1 है और ये L2 है, ठीक है ना, L2 है और ये R है और ये C इफेक्टिव है, C इफेक्टिव है। तो अब देखिए कि यहाँ पे एक और चीज है कि इंडक्टर जो होता है, और अगर सीरीज में है इंडक्टर के, देखिए अगर एक सीरीज में है इंडक्टर, ये और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका L जो इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालते हैं, मतलब इसका जो L इफेक्टिव होगा, L इफेक्टिव वो होगा L1 प्लस L2,
ओके उसी तरह से जैसे रजिस्टर में होता है, जैसे रजिस्टर में होता है एल इफेक्टिव निकालने के लिए, आर इफेक्टिव निकालने के लिए, उसी तरह से इसमें भी एल इफेक्टिव निकालने के लिए L1 प्लस L2 हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एल इफेक्टिव निकालेंगे, इसका देखिए कितना है एल इफेक्टिव, ये L1 है और ये L2 है, इसको सॉल्व ऐड करेंगे कितना आएगा 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी। ओके तो 4 मिली हेनरी सी, यहाँ पे एल इफेक्टिव आ गया, मतलब एक कुल मिला के आपका एक और मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ, तो एक इंडक्टर मिलेगा आपको, एक कैपेसिटर मिलेगा और एक रजिस्टर मिलेगा। ठीक है ना, एक रजिस्टर मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा। तो ये क्या है एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, सी इफेक्टिव, सी यहाँ पे क्या है आर होगा, आर होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो एल इफेक्टिव एस इफेक्टिव, आपको चाहिए क्या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आप कैसे निकालते हो, तो बेसिक एक्सएल और एक्सी को बराबर करते हैं, तो यहाँ से ओमेगा एल इफेक्टिव इक्वल टू 1 ओमेगा सी इंटू, मतलब ओमेगा इंटू सी इफेक्टिव, सी इफेक्टिव ये ऐसे आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, तो मैनिपुलेट करेंगे यानी कि हमको चाहिए क्या है रेजोनेंट एंगल ओमेगा चाहिए ना, तो इसको ओमेगा इक्वल टू 1/√ऑफ एल इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव, यही तो होगा। आप इस सॉल्व करेंगे वैल्यू आपको आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी, बस सिंपल है कि सी इफेक्टिव निकाल लीजिए यहाँ से, वो बहुत आसानी से निकल आएगा। देखने में बड़ा हो सकता है ये सर्किट, देखने में बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत आसानी से आपको, देखिए 3 पैरेलल में है, पैरेलल क्या करते हो सीरीज पैरेलल जो जोड़ते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज में अगर इंडक्टर से, ये सीरीज में इंडक्टर से अगर ऐसे देखोगे तो एक सीरीज में है, देखिए ऐसे आ रहा, तो करंट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मुड़ के यहाँ से आएगा ना, तो एक से जो करंट पास हो रहा है वो दूसरे में भी पास हो रहा था, इसका मतलब सीरीज में है। करेक्ट है, तो होपफुली यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। A metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be. इस रिंग में क्या ये होगा, मतलब क्या ओके, द इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी। अभी जब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपको पता है कि फ्लक्स जो होगा वो ऐसे ऐसे निकलेगा और ये पास करेगा, ऐसे पास करेगा ना। जब इसमें से जब यहाँ पे आप ड्रॉप कर रहे हो तो क्या होगा, जब नजदीक लेके आ रहे हो तो इससे पास हो रहा है फ्लक्स, क्या होगा फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है वो बढ़ेगा, वो फ्लक्स जो पास कर रहे हो वो बढ़ेगा, फ्लक्स जो पास कर रहे हो ये बढ़ेगा इससे। जब इससे फ्लक्स इससे एंटर होने वाला जो फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी फ्लक्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है अंदर में फ्लक्स जब बढ़ेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये इंड्यूस आएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ओके, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। और ये इंड्यूस का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये जिस कॉज से जनरेट हुआ है उस कॉज को अपोज करेगा। किससे जनरेट हुआ है, इससे जनरेट हुआ है, मतलब कि ये ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कैसे हुआ, जनरेट हुआ इस फील्ड लाइन से, तो इसको अपोज करेगा। मतलब कि फ्लक्स, बाहर वाला फ्लक्स इधर नीचे की तरफ है, तो इसकी जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन खुद ऐसे होगा, इसका इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन खुद ऐसे होगा कि ये क्या करेगा, ये बाहर वाले को अपोज करे। बाहर वाले को अपोज करे मतलब इसका खुद का फील्ड इस तरह से जनरेट होगा रिंग में, रिंग के अंदर जो भाई रिंग में करंट फ्लो करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया ना, रिंग के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ गया। इंड्यूस ईएमएफ क्यों आया, क्योंकि इससे पास होना फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा था, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है इस तरह से होगा कि इसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि ये बाहर वाले को अपोज करेगा, इसमें। तो इसको अपोज करने के लिए, नहीं कि इसका खुद का अपोज करने के लिए क्या होगा, ये खुद का जो फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ करने के लिए करंट ऐसे फ्लो करना पड़ेगा। करंट ऐसे फ्लो करने का मतलब ये ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। करंट फ्लो करेगा तो कैसे फ्लो हो रहा है, देखिए कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये हो रहा है कैसे, ये इस तरह से फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट, तभी तो इसका खुद का फील्ड इस तरह ऊपर की तरफ होगा खुद का फील्ड, और तभी तो ये बाहर इसकी वजह, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो
मतलब ये मैग्नेट का जो फील्ड होगा उसको अपोज करेगा, राइट। ये चीज होपफुली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड, दिस वन साइड लेंथ इतना, ठीक है ना, एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन, तो ये दे रखा है साइड लेंथ, इसकी स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ दे रखा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड, ओके। ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी constant in time and space pointing perpendicular and into the plane at the right। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द, तो मतलब ये जो लेंथ ऑलरेडी दे रखा है देखिए यहाँ पे, और इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दे रखा है इसका, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, आर है रेजिस्टेंस इसका, और लेंथ ये जो ना साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये सेम है, कितना है, एल है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो ये दे ही रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी का दे रखा है, करेक्ट है। उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद, ठीक है ना, at the loop exists everywhere with the half the loop outside the field as shown in the figure, the induced EMF is, induced EMF क्या होगा, तो देखिए अब इसमें एक चीज देखिए कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इतना दूर तक है और ये इससे बाहर निकल चुका है, तो जब ये बाहर निकल चुका है तो ये कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा, कोई मोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा। इसको दो तरह से आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक है मोशनल ईएमएफ से, दूसरा फैराडेज लॉ से। बेसिकली दोनों एक दूसरे से ही आते हैं, तो आप कोई सा भी तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं मोशनल ईएमएफ को पहले करता हूँ, फ्लक्स वाले को मैं इसके बाद मतलब फैराडेज लॉ को के हिसाब से हम फिर करेंगे, उसको भी करके दिखाऊंगा मैं। तो मैं मोशनल ईएमएफ के तरीके से कर रहा हूँ। मोशनल ईएमएफ में देखिए ये रॉड बाहर चला गया है, फील्ड फ्लक्स से बाहर चला गया है, तो इस यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा है, मतलब कि ये यहाँ पे ये इससे बाहर चला गया है, ठीक है, ये इससे बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचा कौन सा, ये वाला। अब एक और चीज आपको मैंने बताया था कि अगर बी भी एल ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, अगर इनमें से कोई से भी दो पैरेलल है एक दूसरे के, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, जीरो। यानी इस पे इंड्यूस ईएमएफ इसकी वजह से कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो v है और ये जो है dl, ठीक है ना, ये dl है, दिस इज dl, ये आपका यहाँ पे v है और यहाँ पे भी ये dl है, ठीक है ना, dl, ये v है और dl, तो ये जीरो है, मतलब कि ये v और dl दोनों पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है, तो इनकी वजह से जीरो खाली इसकी वजह से जनरेट होगा, और वो इसकी वजह से जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी और ये लेंथ और साथ में मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ई इंड्यूस्ड यहाँ पे बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। और क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड, भी इसकी स्पीड, भाई इस पूरे फ्रेम की स्पीड v है, तो इस वाले पार्ट की भी वेलोसिटी स्पीड v होगी, उसके बाद इंटू एल ये आएगा, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपके पास, मतलब इंड्यूस ईएमएफ आएगा बी वी एल या बी एल वी एल, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बता रहा था मैं, फैराडे लॉ से कर सकते हैं। फैराडे लॉ से कैसे कर सकते हो आप, तो फैराडे लॉ से आप इसको कर लीजिए, कैसे करेंगे आप देखिए, ये सपोज करिए कि यहाँ पे ये कितना है, ये है आपका x, ये x बच गया, ठीक है ना, ये x है, तो इसके अंदर में एरिया कितना है, एरिया, तो एरिया है इसका एरिया है, एरिया इक्वल टू L इंटू एक्स है ना। तो इससे फ्लक्स जो पास कर रहा है वो कितना है, फ्लक्स हो गया, तो B इंटू ए दैट मीन्स B इंटू एल इंटू एक्स, ये फ्लक्स हो गया। अब इसके बाद इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ दैट इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। देखिए ये माइनस साइन तो लेंज लॉ की वजह से लगाते हैं, साइन की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो। अब यहाँ पे यानी कि इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो आप, और dx बाई डी टी बच जाएगा, dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी यानी कि सिलेक्ट से स्पीड कवर कर रहा है, ये क्या है, यही तो भी है ना,
दिस इज डी एक्स बाई डी टी, नथिंग बट ओके डी एक्स बाई डी टी माइनस होगा क्योंकि ये माइनस घट रहा है एक्स, तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस होगा, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पे माइनस होगा, दिस इज माइनस, ठीक है। तो और माइनस यहाँ पे बी एल इंटू इसको क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे ना, तो भी लिखेंगे, ठीक है ना, आगे आपका ओके। होपफुली समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ठीक है ये चीज इंडक्टर, अगर इंडक्टर्स है तो उस पर इंडक्टेंस, इफेक्टिव इंडक्टेंस कैसे निकालते हो, अगर इंडक्टर है तो इफेक्टिव इंडक्टेंस कैसे निकालोगे। देखिए ये इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालने का जो काम है या तरीका है वो एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला सिमिलर होता है एक रेजिस्टेंस में, जैसे आप करते हो एक रजिस्टर आप निकालते हो, रजिस्टर अगर सीरीज है तो अगर देखिए सीरीज रजिस्टर अगर सीरीज में है तो आप क्या करते हो, उसका आर इफेक्टिव कितना होगा, आर इफेक्टिव आप बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे R1 R2 है तो इस यहाँ पे आर इफेक्टिव क्या होगा, सिंपली सीरीज में अगर है तो ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना, सीरीज में है तो ऐड कर देंगे। अगर ये पैरेलल में है तो क्या करेंगे, याद है आपको, पैरेलल में आप सिंपल जैसे आप करते हो R1 R2, तो आर इफेक्टिव कैसे होगा, आर इफेक्टिव 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे लिखते हो ना, करेक्ट है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी होता है, इंडक्टर में भी वैसे ही होता है। इंडक्टर में जैसा आप इसको सॉल्व करने के लिए तरीका लगाते हो, इसका सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करने के लिए आप लगाते हो रजिस्टर्स को, फॉर्मूले लगाते हो, तरीके लगाते हो, वो सेम यहाँ पे भी लगेगा एकदम बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, राइट, इसको समझने का। अब यहाँ पे जैसे तीन, यहाँ पे अगर सीरीज आए तो सीरीज, जैसा सीरीज का फॉर्मूला लगा रहे हो रजिस्टर में वैसे ही यहाँ पे भी लगेगा। पैरेलल अगर है तो पैरेलल का फॉर्मूला उसी तरह से लगता है। चलते हैं, मूव करते हैं। हमें मान लीजिए कि ए है और बी है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है भाई, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि पॉइंट, इसकी नंबरिंग करते हैं, याद है आपको, पता है, तो आर इफेक्टिव जिसे निकालने के लिए हम नंबरिंग करते थे उसी तरह से नंबरिंग करेंगे, यानी कि एल इफेक्टिव निकालने के लिए इसको 0.1 बोल देते हैं और इसको 0.2 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। कनेक्टिंग वायर जो है इसका मतलब है कि ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये और ये एक ही पॉइंट है। क्यों एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कोई इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, सिंपल कनेक्टिंग वायर है, सिंपल कंडक्टर से जोड़ दिया यहाँ से, इसका मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट्स हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी ये और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, क्यों, क्योंकि सेम एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है। एक कंडक्टिंग वायर का मतलब सेम पोटेंशियल पे है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है इनके बीच में, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट्स है, राइट, सेम पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब अगर इसको मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे सॉल्व करूँ, यानी इनिशियल से फाइनल मुझे जाना है, या इसी के नीचे कर लेता हूँ, वही थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। तो ये ए से बी मुझे पहुंचना है, ए से बी पहुंचना है, तो ए से देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सबसे पहले लिखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को सबसे पहले लिखते हैं। अगर क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहला, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को हम ये सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये ए है, ए से आप सीधे जाओगे तो 1 2 3 एलिमेंट पार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से ए से 2 पे चले गए, यानी ए और 2 तो सेम ही पॉइंट है ना, क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है यहाँ पे, तो दोनों कॉमा करके लिख देंगे, ए और 2 सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट हो गए, सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब सेम पॉइंट है, तो ए कॉमा ये लिख दें। अब 2 से बी पे जाना है आपको, मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेज में जाना है, इनिशियल से फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना है आपको। तो 2 पे है, ए और 2 तो एक ही पॉइंट है ना, अब 2 से जाना है बी पे, तो 2 से बी पे जाओगे तो एक एलिमेंट आपको मिलेगा, 2 से बी पे जाओगे तो एक एलिमेंट मिलेगा। तो ये क्रॉस कर दो, क्रॉस इसलिए करोगे क्योंकि बार बार हम एक ही चीज, एक ही इंडक्टर को हम बार बार ना लिख पाए, हम इसको बार बार ना लिख पाए, इसलिए आप इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। अदरवाइज हम ये देखो, आप सारे रास्ते को हम सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ को लेते हैं, सेकेंड पॉइंट सारे पाथ को ट्रेस करते हैं, लेकिन एक ही पाथ को बार बार नहीं लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब दूसरा चीज क्या, दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा चीज तो ए और 1 दोनों एक ही है, सॉरी, ए से जाएंगे 1 पे, ए से जाएंगे 1 पे,
और 1 और B दोनों सेम है, मतलब B और 1 सेम है, ये और ये दोनों सेम है, क्यों? कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है। तो A और 1 के बीच में, A और 1 के बीच में एक इंडक्टर है, ये। अब बाकी कौन सा बचा? ये बचा। तो 1 और 2 के बीच में एक इंडक्टर है, यानी 1 और 2 के बीच में ये 1 और 2 के बीच में हो गया आपका पैरेलल। तो ये भी L है और ये भी L है और ये भी L है, तो आपका क्या होगा? 1/L इफेक्टिव। पैरेलल में कैसे करते हो आप? पैरेलल में 1/L इफेक्टिव, 1/R1 और 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसी तरह से 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L, ठीक है। तो यहाँ से L इफेक्ट 1/L इफेक्टिव, ये जो है दिस इज इक्वल टू 3/L, और यहाँ से आप क्या करेंगे? L इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू L/3, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L की वैल्यू 3 है, तो 3 है तो यहाँ पे 3/3 करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है ना, जो कि आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट है। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आप जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इनकी सारी जो थ्योरी है डिटेल आपको वन शॉट में थ्योरी आप कर सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इस समय प्रीसियस है, बहुत कम समय में आप चीज़ों को कवर करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सारे का सारा कोर्स कवर करना है आपको और बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। इसलिए हमारे चैनल पे जो वन शॉट पड़े हुए हैं, वन शॉट हमने डाल रखे हैं, उनको देखिए। और इसके अलावा हमने डिटेल भी कवर किया है, डिटेल जो है वो उसको भी आप देख सकते हैं। हमारे मॉडर्न फिजिक्स भी है और सेमीकंडक्टर भी है और लॉजिक गेट्स भी है, वो सारे चीज़ें हैं, वो ग्रेविटेशन भी, मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देखिए उसको। और डे बाय डे रेगुलर बेसिस पे हम वन शॉट भी डाल रहे हैं और डिटेल में भी डाल रहे हैं, जिससे कि आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलते हैं इसमें मूव करते हैं, ओके। मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD is moving in its own plane with velocity v velocity, okay, in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, ये uniform magnetic field है, perpendicular to its plane as shown in the figure। डॉट से दिखाया है, डॉट से दिखाने का क्या मतलब? आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन है। अगर क्रॉस से दिखाता, अगर क्रॉस से दिखाता तो इनसाइड द प्लेन होता, लेकिन ये डॉट से दिखाया आउटसाइड द प्लेन, राइट। तो ये चीज होपफुली क्लियर है। अब shown in the figure an electric field is induced, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्या मतलब? अब ये उस जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उधर ही करंट फ्लो करेगा। अब ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे बोला गया है कि बैटरी का पोलैरिटी बताइए, जो इंड्यूस ईएमएफ इसमें आया है उसकी पोलैरिटी बताइए, ये आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा गया। अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, इस तरह से बोल रहा है। देखिए तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा? ये आपको पता है कि मैंने पहले बता चुका हूं कि BVL जो मोशनल ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ जो होगा इमोशनल ईएमएफ, तो आपको मैंने बताया कि V है और B है और ये L है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तभी इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगर नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब इनमें से किस B, V और L, इन तीनों में से कोई सा भी दो पैरेलल हो गया, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, बिल्कुल इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, करेक्ट है। अब बात करते हैं जब ये मूव करेगा तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेके देखते हैं। तो इसकी वेलोसिटी इधर है और ये DL इधर है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0। यहाँ पे भी ये DL है और ये वेलोसिटी इधर है, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो इसमें दोनों पैरेलल हो गए तो इंड्यूस ईएमएफ 0 है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0, इसमें इंड्यूस ईएमएफ 0। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे भी किस जो वेलोसिटी है वो भी इस तरफ होगा और ये जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL एलिमेंट वो भी इस तरफ होगा, या पूरा यहाँ से यहाँ L वेक्टर लोगे तो वो भी, ये दोनों पैरेलल होंगे, तो 0 होगा। सही है, ये इसमें 0। बात करते हैं इसमें A और D में देखते हैं, A और D में। तो यहाँ पे देखें इसमें देख लेते हैं A और D में। तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो V इस तरफ है और V इस तरफ है, फील्ड आपका बाहर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ और वेलोसिटी इस तरफ,
वेलोसिटी इस तरफ, तो ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है ना। ये वाला हमारा नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसके लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट। अगर इसमें बात करें तो फील्ड बाहर की तरफ और वेलोसिटी इस तरफ, फील्ड बाहर की तरफ और वेलोसिटी इस तरफ, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, राइट। ये वाला पॉजिटिव, करेक्ट है बात। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हो जिधर फील्ड जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर ही फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस इन एडी, हाँ एडी में हुआ है इंड्यूस, बट नॉट इन बीसी, नहीं ऐसा बात नहीं है, दोनों में इंड्यूस हो रहा है, बट इन बीसी बट नॉट एडी, ये गलत बात है, दोनों में हो रहा है, नाइदर इन एडी और नॉट, ये भी गलत बात है, इन बोथ एडी एंड बीसी, ये सही होगा, आपको समझ में आ गया, ओके। इसमें भी इंड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस होगा, हाँ ये बात सही है कि करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा, क्यों करंट जीरो होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये और ये, मतलब ये और ये दोनों मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है, जबकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो तो नहीं करेगा, ठीक है, करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा आपने कि ए थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये चीज ऐसा दे रखा है इन्होंने। ये तो बेसिकली सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, तो इसका रेडियस आर है, ठीक है ना, इसका रेडियस आर है, दे रखा है आर, रेडियस आर इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ऐसे फॉल हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, फॉल हो रहा है एट द पोजीशन एम एन क्यू, द स्पीड ऑफ द रिंग इज v, इस समय इसकी स्पीड जो है ना ये एट द पोजीशन एम एन क्यू, द स्पीड ऑफ द रिंग इज, इसकी स्पीड जो है वो v है, इसकी स्पीड जो है वो v के बराबर, तो v है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द रिंग, पोटेंशियल ड्रॉप, ओके। तो कैसा है ये, थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है ना, फ्रेम नहीं है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसे यहाँ पे ना ऐसे नहीं है, मतलब ये ऐसे है, इस तरह से है, हाँ ये यहाँ से क्लोज नहीं है, तो आपको क्या चाहिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द रिंग। अब फील्ड लाइंस अंदर है और ठीक है, फील्ड लाइंस अंदर है और ये इस तरह से गिर रहा है नीचे, ये गिर रहा है नीचे, ठीक है ना, ये गिर रहा है नीचे, काय बस में। अब बात आती है कि देखिए इसके बारे में मैं अभी इसका वन शॉट में मैं पढ़ा चुका हूँ, वन शॉट में इसके जितने भी कंडीशन है सारे कवर कर चुका हूँ, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर वो सारा EMI NAC कवर कर दिया मैंने। तो उसमें ये चीज़ बता रखा है, आप चाहो तो उसको भी देख लीजिए, उसमें पूरी थ्योरी कवर कर रखी है मैंने। उसमें क्या है बेसिकली कि जब इस तरह का कर्व रॉड हो, कर्व कंडक्टिंग वायर हो या रॉड हो, तो एल इफेक्टिव निकालते हैं हम। देखिए आपको पता है कि बी एल भी तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी एल इफेक्टिव होगा, तभी इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगर आपको तो अगर रॉड सीधी रॉड ये कर्व है तो क्या करेंगे हम, एल इफेक्टिव निकालते हैं। एल इफेक्टिव मतलब इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में ये जोड़ते हैं तो ये हमारा एल इफेक्टिव आएगा। ये किसके बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। एल इफेक्टिव यहाँ से इनिशियल से फाइनल, एल इफेक्टिव 2R होगा, ठीक है। एल इफेक्टिव जो होगा वो 2R के बराबर होगा, करेक्ट है। अब ये जो 2R होगा ना, ये 2R की वैल्यू जो आएगी, ये एल इफेक्टिव 2R। अब हमें ये आप देख सकते हो कि इसकी वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, क्योंकि पूरा वायर ही नीचे भी की वेलोसिटी से गिर रहा है, ठीक है ना, ये भी की वेलोसिटी से गिर रहा है, राइट बात, राइट समझ में आई। और इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका क्या चाहिए हमें ई इंड्यूस चाहिए। तो ई इंड्यूस आपको मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे,
तो ये वाला टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और बी एल इफेक्टिव इंटू वी, और जबकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी एल इफेक्टिव वैल्यू 2R इंटू वी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बी वी आर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हो, ये इस तरह से 2 बी आर, तो सही है। अब क्यों, कौन सा किस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा, वो चीज़ भी एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो उस पर हाई पोटेंशियल होगा, तो फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी नीचे, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, और ये पॉजिटिव मतलब इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। कौन सा, क्यू हाई पोटेंशियल में होना चाहिए और एम लो पोटेंशियल होना चाहिए, ओके। क्या इसमें कोई ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, क्यू इज एट हायर पोटेंशियल, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसकी पूरी थियरी हमने पढ़ा रखी है, इसमें वन शॉट में ही हमने कवर कर रखा है, और आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल में काफ़ी जो है ना अलग अलग टॉपिक्स के डिटेल में भी दे रखा है हमने लेक्चर्स, और साथ में वन शॉट में भी दे रखा है, और डेली बाई डेली हम इस पर डालते जा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए। काफ़ी अच्छा आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी और इसके आपके इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे भी चाहते हैं, किसी छोटे से छोटे टॉपिक पे भी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के तुरंत से तुरंत डालने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।